आज का जो टॉपिक है वो अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताना है कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है या अपवाह क्या होती है। ठीक है, इसमें हमें नदियों के बारे में पढ़ना है कि नदियों का जो अपवाह होता है जिस रास्ते से कैसे वो गमन करती है, क्या क्या कारण है और भारत में कौन कौन से अपवाह तंत्र पाए जाते हैं या कौन कौन से नदियों का जो तंत्र है, जैसे सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनके विषय में पढ़ना है। तो पहला है कि अपवाह क्या होता है। पहला क्वेश्चन यही होता है कि अपवाह क्या होता है। एक होता है अपवाह, इसमें आपको कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको ध्यान रखना है। अपवाह ड्रेनेज, फिर बनता है उसी से अपवाह तंत्र। क्या होता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के बाद एक वर्ड होता है अपवाह द्रोणी, और इसके बाद होता है जलग्रहण क्षेत्र, अगला है नदी द्रोणी, एक होता है जल संवर्धन या इसी को बोलते हैं जल विभाजक, यानी वाटर सेट, इसको बोलते हैं वाटर सेट। ठीक है, ये हो गया आपका कैचमेंट एरिया। इसमें 5 वर्ड है। अपवाह तंत्र पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, कोई भी नदी तंत्र अगर पढ़ रहे हैं तो उससे पहले ये पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनकी डेफिनेशन से इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि ये होते क्या हैं। अपवाह क्या होता है? अपवाह नदियाँ जिस मार्ग या जिस जलमार्ग का प्रयोग करती है, अपने बहाव की दृष्टि में देखा जाए, जिस रास्ते से या जिस जलमार्ग या वाहिकाओं के द्वारा नदियाँ आगे प्रवाह करती हैं, उन वाहिकाओं या जलमार्ग को क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। नदियाँ जिस या जो मुख्य नदियाँ हैं, कोई भी नदी तंत्र है उसमें देखेंगे जिस रास्ते से वो गमन करते हैं, जैसे पानी है, पानी जिस रास्ते से जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? वाहिका, और उसी वाहिकाओं को हम क्या बोलते हैं? अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह। अपवाह के जो अपवाह तंत्र जो होता है, अपवाह के जाल जो होते हैं, जैसे एक अपवाह है, एक नदी जा रही है, इसका एक क्या हो गया? अपवाह हो गया। मान लो गंगा नदी है तो गंगा नदी का क्या हुआ? अपवाह हो गया। अब इसमें कई नदियां आपस में मिलेंगी तो ठीक है, इधर से कई नदियां मिल रही है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपवाह तंत्र बनाता है। एक नदियों का जाल होता है, जो जलमार्ग है ना, ये जलमार्ग है, अलग अलग जलमार्ग है या वाहिका बोल सकते हैं इसको। तो जलमार्गों या वाहिकाओं के जाल को क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। जो जलमार्ग है या वाहिका, इसी को हम जलमार्ग या वाहिका बोलेंगे। ठीक, जलमार्ग या वाहिकाओं के, ये क्या है? जलमार्ग या वाहिकाओं के जाल को कहते हैं। के जाल को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र, ये इनका जाल होता है। जबकि अपवाह क्या था? ये जलमार्ग या वाहिका होता है। जिस जलमार्ग या वाहिकाओं का प्रयोग नदियां करती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। अगला एक वर्ड है अपवाह द्रोणी। ठीक, जलमार्ग और वाहिका तो उनके जाल को क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं। ठीक है, और जो अपवाह तंत्र होता है, एक मुख्य नदी होती है और उसके अलावा उसकी कई सारी सहायक नदियां होती हैं, इन्हीं का एक जाल होता है, जालनुमा संरचना बनती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। ठीक, मुख्य नदी, एक मुख्य नदी है ये, मुख्य नदी और सहायक नदी, जो इसकी सहायक नदी है। ठीक है, मुख्य नदी और सहायक नदियों के जाल को हम क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। जिसमें आप पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र और आपका क्या दूसरा गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी के तंत्र के अलावा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, इसमें इसके अलावा जैसे गंगा में तो बहुत सारी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, उनको पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अपवाह द्रोणी है, ये मुख्य नदी और सहायक नदियों का जो क्षेत्र होता है, मुख्य नदी और सहायक नदियों के क्षेत्र को, मतलब उसके एरिया को हम क्या, मतलब जो ये एरिया बनता है, ये तो संरचना हो गई जालनुमा संरचना, जालनुमा जो संरचना होती है उसका हम अपवाह
तंत्र कहते हैं। लेकिन मुख्य नदी और सहायक नदियों का क्षेत्र जो होता है, जो इनका एरिया होता है, मतलब ये कितने एरिया में फैली हुई है, ठीक है, मुख्य और सहायक नदियों को मिला के। ऐसा नहीं कि सिर्फ गंगा नदी, जैसे गंगा नदी का अगर हम अपवाद द्रोणी की बात करेंगे तो गंगा की तो बात होगी, उसके अलावा जो उसकी सहायक नदियाँ यमुना है, यमुना की भी जो सहायक नदियाँ हैं अलग अलग, उस पूरे क्षेत्र को कवर किया जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, अपवाद द्रोणी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए गंगा थी, अगर यमुना इधर से आके मिली तो यमुना की भी जो सहायक नदियाँ होंगी, अब इसका क्षेत्र बड़ा होगा ना, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाता है, अपवाद द्रोणी कहलाता है। मुख्य नदी व उसकी सहायक नदी को अपवाद द्रोणी कहते हैं। जो इसका पूरा क्षेत्रफल बनेगा ना, क्योंकि एक नदी आएगी फिर उसमें से ऊपर से सहायक नदी आएंगी, उस सहायक नदी की भी एक सहायक नदी होगी, ठीक है। तो वो पूरा जितने एरिया को कवर कर रहा है, जितने क्षेत्र को उसके जल के द्वारा सिंचित क्षेत्र हो रहा है, क्योंकि अब ये नदी आ रही है, जैसे मान लो आपकी उत्तराखंड से आ रही है, बिहार तक पहुंच रही है, गंगा नदी की बात कर रहे हैं, इधर से आपका जो है यमुना आ रही है, इसी के सहारे यमुना इसमें मिल रही है। यमुना की भी सहायक नदियां हैं, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, कीन है इत्यादि, बनास वगैरह। तो अब बताओ, जैसे गंगा का तो मान लो ये एरिया है, सिर्फ इतना कवर कर रहा है, लेकिन यमुना इसके नीचे आ रही है, ये इतना और कवर कर रही है, इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, ये यहाँ तक का क्षेत्र हो जाएगा पूरा। ये गंगा नदी का जो क्षेत्र है, गंगा नदी अपवाद द्रोणी की अगर बात करेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल इसका यहाँ तक मानेंगे, ठीक है। ये गंगा नदी अपवाद की द्रोणी के अंतर्गत ही आता है, गंगा नदी के अपवाद द्रोणी के अंतर्गत ये पूरा आता है, ठीक। इसीलिए बोलते हैं मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अपवाद द्रोणी कहते हैं। अब जो ये नदियां हैं, जहां से भी अपना जल इकट्ठा करती हैं, नदियां, मुख्य नदियां या अन्य नदियां, जहां से अपना जिस विशिष्ट क्षेत्र से या किसी स्पेसिफिक प्लेस से अपना जो जल ग्रहण करती हैं या जल जहां से पाती हैं, उसको हम बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण वर्ड से ही दिख रहा है, कैचमेंट एरिया इसको बोलते हैं। कैचमेंट मतलब जहां से जल उनको प्राप्त होता है, विशिष्ट क्षेत्र जहां से किसी भी नदी को जल प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र। ये जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, एक विशिष्ट क्षेत्र होता है। जहां से नदियों को जल प्राप्त होता है। क्या होता है, नदियों को जल की प्राप्ति होती है, इसी को बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। एक वर्ड है नदी द्रोणी, क्या नाम है, नदी द्रोणी। अगर जो नदियां अपना जल प्राप्त कर रही है किसी विशिष्ट क्षेत्र, अगर ये बड़ी नदी है, क्या है, नदी अगर बड़ी है, तो बड़ी नदियों के जो क्षेत्र होते हैं, विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी बोलेंगे। अगर नदी बड़ी है तो उसके जहां से वो जल प्राप्त करती है, ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी। अर्थात क्या हुआ, नदी द्रोणी में क्या हुआ, एक जल ग्रहण क्षेत्र है। नदी द्रोणी क्या है, एक जल ग्रहण क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया है, बट वो बड़ी नदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी नदी के लिए, अगर कोई बड़ी नदी किसी प्लेस से निकल रही है तो जहां से भी अपना जल प्राप्त करती है जिस क्षेत्र से, उसको हम बोलते हैं नदी द्रोणी। तो नदी द्रोणी क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र है, जो एक बड़ी नदी के लिए दिखाया गया। जो मुख्य नदी या बड़ी नदी जहां से निकलती है उसको क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी कहते हैं। किंतु अगर कोई छोटी नदी या नाले होते हैं जिस क्षेत्र से निकलती हैं, जी हाँ, जिस अपवाद क्षेत्र से आती हैं, ठीक, छोटी नदियों की बात करेंगे तो उसको हम जल संभर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल संभर या जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है ज्यादा कि जल संभर या जल विभाजक क्या होता है। ये एक तरह से कैचमेंट एरिया होता है, जल ग्रहण क्षेत्र होता है, जहां से छोटी नदियां या नाले इत्यादि अपना जल ग्रहण करते हैं या जल की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, छोटी नदी और नाले के लिए। जबकि नदी द्रोणी क्या है, बड़ी नदियों के लिए कैचमेंट एरिया ही है, मतलब यहाँ से जल की प्राप्ति होती है नदियों को, ठीक है।
जहाँ से जल प्राप्ति करते हैं, ठीक है, अर्थात एक तरह से जल ग्रहण क्षेत्र है। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कि बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहेंगे। किंतु छोटी नदियां और नाले, छोटी नदियां व नालों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं, जल संभर कहते हैं, ठीक है। छोटी नदियों व नालों के जल ग्रहण क्षेत्र या जहां से जल इकट्ठा प्राप्त करते हैं उनको हम जल संभर या जल विभाजक कहते हैं, ठीक है। याद रहे, अपवाह क्या है, जिस रास्ते से जिस जलमार्ग या वाहिकाओं के माध्यम से नदियों का जल प्रवाहित होता है उसे क्या बोलते हैं, अपवाह कहा जाता है। और जलमार्ग या वाहिकाएं जो होती हैं अलग अलग नदियों के लिए अलग अलग होती हैं, उनके जाल को जो है क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र। अगला अपवाह द्रोणी, मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियों का जो पूरा क्षेत्र होता है या क्षेत्रफल होता है, जितने क्षेत्र में वो कवर करती हैं, जितने क्षेत्र को, उसी को हम बोलते हैं अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी। अगला वर्ड है जल ग्रहण क्षेत्र, ऐसा विशिष्ट क्षेत्र जहां से नदियों को जल प्राप्त होता है। कोई विशिष्ट क्षेत्र वो फिक्स नहीं है कि बड़ी नदी की बात हो रही है छोटी नदी की बात हो रही है, ठीक है, वो किसी भी क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि जहां से भी नदियों को जल प्राप्त होता है, ठीक है, या जल ग्रहण, उनके जल ग्रहण क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नदियों को जल प्राप्त होता है उसे कौन क्या बोलते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। किंतु अगर बड़ी नदियों की बात करें कि बड़ी नदियों को जहां से जल प्राप्त होता है या उनके जल ग्रहण क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी। और छोटी नदी और नालों के लिए अगर बात करते हैं तो ठीक है, जल संभर या जल विभाजक, इसी को वाटर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर सेट, ठीक, इसको याद रखना। ये अपवाह तंत्र की मतलब कुछ डिफिनेशन है छोटे छोटे, जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, बट इनको याद रखना कि क्या होते हैं, ठीक है। अपवाह क्या है, अपवाह तंत्र क्या है, अपवाह द्रोणी क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र नदी द्रोणी, और जल संभर जल विभाजक, ठीक है, नोट हो गए। अगला है अपवाह प्रतिरूप के बारे में पढ़ना। प्रतिरूप का मतलब ये है, उसके स्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि नदियों का जो जल होगा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, आकृति कैसी बनेगी। अपवाह प्रतिरूप के बारे में पढ़ना। अपवाह प्रतिरूप वर्ड से, प्रतिरूप से समझ में आ रहा है क्या कि किसी भी नदी तंत्र या अपवाह तंत्र की आकृति कैसी होगी उसके बारे में बताया जाता है अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत। तो किसी भी नदी की आकृति या नदी तंत्र की आकृति किस आकार की होगी, ठीक है, ये किन किन बातों पे निर्भर करेगा। जैसे कोई नदी है, अब मान लो कोई एरिया ऐसा है ऊंचाई वाला है, तो यहाँ से नदियाँ क्या है बाहर की तरफ निकलेंगी, तो क्या हो गया, ये नदी प्रतिरूप को दिखा रहा है। कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे नदियाँ इसमें बाहर की तरफ जा रही है, और कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे, मान लो ये झील है आपका और ये पर्वत था। अब झील है, यहाँ पे नदियां आके क्या होती हैं, मिलती हैं। ये भी क्या हुआ, एक प्रतिरूप बन रहा है ना, आकृति बन रही है, नदियां अंदर की तरफ आ रही है, इसमें क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रही है, जबकि इसमें नदियां क्या है, बाहर की तरफ जा रही है, ठीक। ये अलग प्रतिरूप है, ये अलग प्रतिरूप है। कुछ ऐसे प्रतिरूप होते हैं जैसे मान लो नदियां आ रही है, मुख्य नदी, दूसरी उसकी सहायक नदियां हैं, और यहाँ से फिर इसकी सहायक नदी कोई और है, इसकी सहायक नदी कोई और है, इसकी अलग है, यहाँ से अलग। तो मतलब ये जो आकृति बनती है वृक्षनुमा, जो वृक्ष की शाखाएं होती हैं उसके जैसे बनती है। तो अलग अलग नदियों का प्रतिरूप भी क्या होता है, अलग अलग होता है ना, अलग अलग नदियों का प्रतिरूप भी अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ कारणों पर निर्भर करता है कि मतलब इनका कारण क्या है। एक कारण तो आपको दिखाई दे रहा है कि पर्वत होते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक कारण क्या है,
परत होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो है एक है चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना। किसी भी क्षेत्र में चट्टानों की प्रकृति कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, ये उस क्षेत्र में नदियों के प्रतिरूप को डिसाइड करती है, या अपवाह प्रतिरूप के कारक हैं। ये सब क्या है? अपवाह प्रतिरूप के कारक है कि उनको कैसे प्रभावित करेंगे। उनकी नदियां अंदर की साइड आके मिलेंगी, या वृक्षनुमा आकृति बनाएंगी, या समांतर आकृति बनाएंगी, या जालीनुमा बनाएंगी। ये एक तो है चट्टानों की प्रकृति और संरचना। तो चट्टानों की प्रकृति और संरचना प्रभावित करेगी। किसी स्थान की अगर चट्टान कठोर है तो नदियां उस क्षेत्र में क्या होंगी, उसका अपरदन कम कर पाएंगी। अगर वही मैदानी भाग होगा तो वहां पे अपरदन क्या होगा, ज्यादा होता है। जैसे कोसी नदी को देखते हो, पहले जहां थी अब उससे काफी दूर पूर्व की साइड हो चुकी है ना। उसकी आकृति क्या है, मतलब अपने स्थान को बदलती रहती है। जैसे नदी है, गंगा नदी है, आज यहाँ पे प्रवेश कर रही है, बीते समय पहले, बहुत समय पहले कहीं और थी, उनका स्थान जो था कहीं और था। तो वो अपना समय के साथ जो है स्थान परिवर्तित करती है। कारण क्या है कि वो मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, और नदियों का जल हमेशा अपरदन करता रहता है मैदानी भागों को। दूसरी क्या है, स्थलाकृति। स्थलाकृति टोपोलॉजी पढ़े थे ना। टोपोलॉजी क्या होता है, जिसमें नदियों के द्वारा, जल के द्वारा, सागर के द्वारा बनने वाली अलग अलग आकृतियों के बारे में पढ़ा गया है। एक तो भूवैज्ञानिक समयावधि होती है। भूवैज्ञानिक समयावधि का मतलब क्या है कि कुछ नदियां जैसे बहुत पहले की पुरानी नदियां, कुछ बाद में नदियां बनी है, ठीक है, तो उनकी समयावधि भी डिसाइड करती है। जो पुरानी नदियां हैं उनकी आकृति अलग है, जबकि उनके बाद बनने वाली नदियों की भी आकृति अलग होगी। एक कारण क्या है, भूवैज्ञानिक समयावधि। भूवैज्ञानिक समयावधि जो होता है, इनमें लगने वाला समय, नदियों के निर्माण में लगने वाले समय पर भी नदियों की आकृति जो होती है वो निर्भर करती है। इसके अलावा एक होता है ढाल प्रवणता। अब कोई नदी कितने ढाल पे, कितने स्लोप पे नीचे गिर रही है, कोई ऊंचाई से गिर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, जल की बहाव जो होगी वो तीव्र होगी। तो ढाल प्रवणता भी निर्भर करती है। ढाल प्रवणता भी एक कारण है। ढाल प्रवणता के कारण क्या होगा, जल के बहाव, जल का बहाव भी निर्भर करता है कि उसकी आकृति कैसी होगी, ढाल प्रवणता के कारण ही आता है। और किसी भी नदी में जल की मात्रा कितनी है, क्या है, जल की मात्रा जो है ये भी निर्भर करती है कि कोई नदी में अगर जल की मात्रा कम है तो उसकी आकृति अलग होगी, जल वो उसका अपरदन कम कर पाएंगे। अगर जल की मात्रा कम होगी, मतलब कम है तो अपरदन कम करेंगे, अगर किंतु जल की मात्रा अगर ज्यादा है तो वो नदियां क्या है, अपरदन ज्यादा करती है। एक कारण और क्या हो सकता है, जल की मात्रा। ये 4-5 कारक है जो अपवाह प्रतिरूप को डिसाइड करती है। ठीक है, अब इनकी संरचना भी अलग अलग होती है, जैसे आकृति बनाएंगे। पहला है जैसे आपका ध्रुमाकृति का आकृति, इसी को बोलते हैं वृक्षनुमा।
इसका कैटेगरी है अलग अलग, अपवाह प्रतिरूप जो है अलग अलग होती है, इसको बोलते हैं ध्रुवाकृतिक अपवाह प्रतिरूप अर्थात डेंड्रेटिक। इसको क्या बोलते हैं? इसको डेंड्रेटिक बोलते हैं, ध्रुवाकृतिक, वृक्षनुमा आकृति। ठीक है। अब वृक्ष की शाखाएं जो होती हैं जिस आकृति में होती हैं, जैसे ये कोई मुख्य नदी है, एक मुख्य नदी और उसकी ये सहायक नदियां हैं, मुख्य नदी और सहायक नदी, और सहायक नदी की अन्य सहायक नदियां, इनकी आकृति जो होती है वो वृक्ष की शाखाओं के समान होती है। कैसे होती है? वृक्ष की शाखाओं के समान होती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? वृक्षनुमा यानी ध्रुवाकृतिक आकृति अर्थात डेंड्रेटिक। ये आकृति जो है किसकी है? ध्रुवाकृतिक की है। इसमें एक नदी आती है मुख्य नदी, मुख्य नदी की फिर उसकी सहायक नदियां मिलती हैं, सहायक नदियों की भी सहायक नदियां, जो आकृति बनती है, जो इनका प्रतिरूप दिखाई देता है वो एक वृक्ष की शाखाओं के समान दिखाई देता है। कोई वृक्ष है देखो, ठीक है, उसकी शाखाएं किसी भी दिशा में निकलती रहती हैं, ऐसा फिक्स थोड़ी है कि वो 90 डिग्री पे मिलेंगे, ठीक है, या समानांतर ही होगी। पेड़ अगर ऐसे ही है तो यहाँ भी एक शाखा निकलती है इधर से, फिर इधर से, अलग अलग आकृति बनती है। इसको बस ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। इसको क्या बोला गया? ध्रुवाकृतिक या वृक्षनुमा आकृति। इसमें मुख्य नदी और सहायक नदियां होती है। क्या होती है? मुख्य नदी और सहायक नदियां। प्रतिरूप बनाती है। इनके जो प्रतिरूप बनता है वो मुख्य और सहायक नदियों का वो कैसा बनता है? वृक्ष की शाखाओं के समान बनता है। ये वृक्ष की शाखा यानी जो कि मिलती है, ठीक। इसको क्या बोला गया है? ध्रुवाकृतिक या वृक्षनुमा आकृति। दूसरा होता है जालीनुमा आकृति। जालीनुमा प्रतिरूप, ये सब अपवाह प्रतिरूप की बात हो रही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं जालीनुमा को ट्रेलिस, ठीक, ट्रेलिस के नाम से जानते हैं, ट्रेलिस ड्रेनेज। इसको क्या बोलेंगे? ट्रेलिस ड्रेनेज। इसमें क्या होता है? जो भी मुख्य नदियां हैं और सहायक नदियां हैं, एक मुख्य नदी होगी, एक सहायक नदी है, इसमें इसकी अन्य सहायक नदियां जो मिलती हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काटती है। कैसे काटती है? समकोण पर काटती है, और एक दूसरे के समानांतर भी होती है। क्या होती है? समानांतर। ये एक दूसरे को समकोण पे काट रही है सीधी सीधी, इसमें तो कोई भी एंगल से आ रही थी। इसमें जो नदियां काटती है, मुख्य नदी और सहायक नदियों की बात करेंगे, जो इनको काटते हैं वो एक दूसरे के समानांतर भी होते हैं। नदियों को अगर बढ़ाया जाए तो देखो दूसरे के समानांतर पैरेलल ही आएंगे, और इनको भी जो नदियां काटती हैं वो एक दूसरे क्या काटती हैं? समानांतर और समकोण दोनों के साथ काटते हैं। समानांतर तो है, साथ में समकोण भी होती है। तो ऐसी नदी तंत्र को, ऐसी आकृति जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? जालीनुमा आकृति बोलते हैं इसको, या ट्रेलिस बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? ट्रेलिस यानी जालीनुमा आकृति के नाम से जानते हैं। मुख्य नदी वो उसकी सहायक नदी है, एक दूसरे के समानांतर एवं समकोण पर काटते हैं। कैसे होती है? एक दूसरे के समानांतर होती है और ये समकोण पर काटती हैं। इनको क्या बोलते हैं? जालीनुमा आकृति या ट्रेलिस के नाम से जानते हैं।
अगला है आयताकार, बेटा बोलते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर होता है। क्या करते कैसे होती है, रेक्टेंगुलर होती है। इसमें जो नदी होती है, जैसे इसमें क्या था कि समानांतर भी आती है और समकोण पे काटती है, किंतु इसमें जो नदियां होती हैं वो मुख्य नदी है, कोई अन्य सहायक नदी आ रही है, इसकी आकृति जो होती है समानांतर हो ये कंपलसरी नहीं है, बट वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे काटते हैं। जब भी कोई नदी आती है, मान लो इससे कोई नदी आके काट रही है इसको, तो 90 डिग्री पे एंगल बनाती है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल हो ये कंपलसरी नहीं है। जैसे ये नदी इधर से आई थी, इधर से ये भी आई, पैरेलल की इसमें कंपलसरी मतलब अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। ये बस एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को कैसे काटती है, 90 डिग्री के एंगल पे काटती है, और कंपलसरी नहीं है कि उनकी आकृति जो बने वो कैसी मतलब एक दूसरे के समानांतर हो। जो सहायक नदियां हैं वो एक दूसरे के समानांतर ही हो, ये अनिवार्य नहीं है। अगर वो समानांतर भी होती है और 90 डिग्री के एंगल पे काटती है तो इनको क्या बोलते हैं, ट्रेलिज यानी जालीनुमा तत्वाकृति क्या होती है, जालीनुमा होती है। किंतु अगर एक दूसरे के समकोण पर काटती है, सिर्फ समकोण पे काटना है, समानांतर की कंपलसरी अनिवार्यता नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयताकार आकृति बोलते हैं। इसमें जो नदी है मतलब मुख्य नदी और सहायक नदियां होती है एक दूसरे को समकोण पर काटती है। कैसे काटते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अगला जो है आपका अरी अपवाह प्रतिरूप। अरी मतलब क्या होता है, रेडियल, रेडियल ड्रेनेज की बात होगी। अरी अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण जो है ये इसमें दिखा रहे हैं। जब किसी विशिष्ट क्षेत्र से, कोई विशिष्ट क्षेत्र यानी पर्वत है, यहाँ से नदियाँ किसी ऊंचाई से अगर कोई नदियाँ निकल रही है तो ऊंचाई से बाहर की साइड निकलेंगी। किसी पर्वत से अगर कोई नदी निकलती है तो किस साइड में निकलेगी, बाहर की साइड में निकलती है। कोई विशिष्ट क्षेत्र होता है, ये विशिष्ट क्षेत्र आपका मान लो पर्वत है, यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। इनका जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, एक अपकेंद्री होता है। मतलब अपकेंद्री का मतलब क्या, बाहर की दिशा में नदियाँ निकलती हैं। तो जिसमें मुख्य नदियाँ जो होती हैं किसी विशिष्ट स्थान से, वो केंद्र से, ये केंद्र बिंदु है, केंद्र से क्या होती है, बाहर की तरफ प्रवाहित होती है। इसी को क्या बोला गया, अरीय आकृति। क्या बोला गया, अरीय आकृति। ठीक, जब किसी केंद्रीय शिखर से नदियां बाहर की तरफ प्रवाहित होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, अरीय अपवाह प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। ये आपका पर्वत हो गया और नदियां जो है यहाँ से बाहर के डायरेक्शन में निकलती है, इसीलिए इनको क्या बोला गया, अरीय या रेडियल बोलते हैं। इस वजह से आप लिख सकते हैं अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की चोटी है, यहाँ से नदी इधर निकलती है जिसको नर्मदा बोलते हैं,
एक जो है ऊपर की तरफ निकल रही है, तो ये कौन सी सोन है। तो इनकी जो आकृति किसी विशिष्ट स्थान से निकल रही है, किसी निश्चित क्षेत्र से बाहर की दिशा में। किस दिशा में? बाहर की दिशा में। इसीलिए इसको क्या बोला, नाम याद रखना अरी। ये पूछा जाता है अरी क्या होता है, ठीक है। अरी या रेडियल क्या होती है, या ध्रुमाकृतिक, जिसको आप सबसे पहले पढ़े थे डेंड्रेटिक वाला, ठीक है। इनकी आकृति हमेशा पूछी जाती है। जो गंगा नदी तंत्र है आपको दिखाई देता है, गंगा नदी तंत्र, इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, डेंड्रेटिक होती है। जो आप पहले ध्रुमाकृतिक लिखे हो ना, उसमें जो अगर वो पूछा जाए उदाहरण क्या होता है, तो गंगा नदी तंत्र जो होता है वो ध्रुमाकृतिक होती है। जबकि आपके अरी वाले में क्या आएगा, अमरकंटक की चोटी से निकलने वाली नर्मदा और सोन नदी, ठीक है। ये कैसी आकृति बनाती है, अरी अपवा प्रतिरूप बनाती है। इसके अलावा जो है अभिकेंद्रीय, कौन सा अगला है, अभिकेंद्रीय अपवा प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय अपवा प्रतिरूप में क्या होता है, एक झील होती है, जैसे मान लो झील हो या गर्त हो, कोई भी खाई हो या झील हो, इसमें जो नदियां होती हैं, बाहर से आने वाली सभी नदियां एक विशिष्ट क्षेत्र में आकर गिरती हैं, ठीक है। किसी एक क्षेत्र में आकर गिरती है, इनकी आकृति जो होती है अंदर की दिशा में होती है। किधर होती है, अंदर। तो सभी जो नदियां होती हैं किसी विशिष्ट स्थान यानी झील यानी गर्त पे आके मिलती हैं, इस ऐसी जो प्रतिरूप तैयार होती है उसी को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री। अभिकेंद्री मतलब क्या होता है, केंद्र की तरफ। अभिकेंद्री का मतलब क्या होता है, केंद्र की तरफ। जब नदियां किसी गर्त या झील में आकर गिरती हैं, जब नदियां किसी गर्त या झील में आकर मिलती हैं, तो इस प्रकार बनने वाले प्रतिरूप को हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री प्रतिरूप। तो किसी झील में या गर्त में आकर नदियां मिलेंगी तो अभिकेंद्री प्रतिरूप बनेगा, ठीक। अब किसी पर्वत या शिखर, केंद्रीय शिखर से अगर निकल रही नदियां तो क्या बनेगा, अरीय बनेगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है ना। एक तो अंदर की तरफ आ रहा है उसको हम अभिकेंद्री बोल रहे हैं, और एक बाहर की तरफ आ रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, अरी बोलते हैं। अरी का मतलब समझ सकते हो, अपकेंद्री समझ लो एक तरह से। क्या है, अपकेंद्री मतलब बाहर की तरफ। अभि मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ, ठीक। और अप मतलब क्या होता है, बाहर, ठीक। ऐसे आपने पढ़ा होगा लाइट वाले चैप्टर में, अभिसरण और अपसरण, ठीक है। एक होती है जो प्रकाश को फैलाने का काम करती है, और एक होती है प्रकाश को केंद्रित करने का, फोकस्ड करने का काम करती है। तो अभिसरण जो होता है वो प्रकाश को क्या करती है, केंद्रित करती है। तो अभिसरण हो रहा है, जैसे इसमें हम पढ़ते हैं ना अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, अभि वर्ड इसमें भी दिखाई दे रहा है, केंद्र की बिंदु की तरफ, किसी केंद्र बिंदु की तरफ आके सभी नदियां मिल रही हैं, ठीक है। जबकि अपसरण में क्या होता था, बाहर फैलाती थी प्रकाश, कोई प्रकाश आ रही है तो उसको फैलाने का काम करती है, अपसरण जो कहलाता है। तो इसमें अपसरण के स्थान पर हम क्या पढ़ते हैं, अरी पढ़ते हैं। क्या नाम है, अरी। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे एक वलयाकार आकृति है, जब नदियां किसी चापाकार या किसी वलय, मतलब वलय मतलब क्या, गोले में, ठीक, लगभग वलय गोले का आकार यही है, जैसे आपका ये वाला है ना अरीय प्रतिरूप। तो अरीय प्रतिरूप का ही एक पार्ट होती है, जैसे कोई नदी है, ये स्थान में कोई गोलाकार, ये नदी यहाँ से प्रवेश कर रही है, ऐसे घूम के आ रही है, तो इसकी आकृति कैसे बनेगी, वलयाकार बनेगी, वलय। तो इसी को हम बोलते हैं वलयाकार आकृति, ठीक है। वल आकृति जो वलय के समान है। तो यहाँ से मान लो कोई नदी निकली इस क्षेत्र से, तो यहाँ से निकल के ऐसे प्रवाहित हो रही है आगे की दिशा में, यहाँ से निकल के घूम के, तो ये आकृति अब कैसे बन रही है, वलय की आकृति बनाती है, एक गोले में आकार में बनती है। इसको हम एक तरह से अरी आकृति भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अरी आकृति भी कहते हैं। इसके अलावा है गुंबदाकार आकृति, जो गुंबद के समान होगी तो गुंबदाकार आकृति होगी। और समानांतर अपवा प्रतिरूप है, तो नदियां जब एक दूसरे के समानांतर काटती हैं तो उनको हम समानांतर अपवा प्रतिरूप बोलते हैं। आगे लिखो, समानांतर अपवा प्रतिरूप। इसमें अभिकेंद्री में जैसे बहुत सारी नदियां किसी झील में, किसी सागर में जाके जब सारी नदियां मिलती हैं एक दूसरे से,
हाँ, कजाकिस्तान वाला उदाहरण ले सकते हो, कैस्पियन सागर का उदाहरण ले सकते हो कि बहुत सारी नदियाँ आके सीधे झील में आके मिलती है। काला सागर का उदाहरण से कैस्पियन सागर में वोल्गा, यूराल तमाम नदियाँ आके काला सागर में मिलती है, सॉरी कैस्पियन सागर में मिलती है। जबकि काला सागर के उदाहरण में डेन्यूब है, नीपर है, निस्तर है, ये सभी नदियाँ आके किसी झील में या गर्त में मिलती हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप। लेकिन जब बाहर निकलते हैं, इसमें अमरकंटक की पहाड़ी देख लो, किसी भी केंद्रीय शिखर से निकलने वाली नदियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, अरीय प्रतिरूप का उदाहरण होती है। किसकी होती है, अरीय। जैसे अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली सोन और नर्मदा नदी, ठीक, उदाहरण के रूप में। और अगला है समांतर। समांतर अपवाह प्रतिरूप पैरेलल होती है। कोई भी नदी है, एक मुख्य नदी है, या आप मान सकते हो यहाँ से ऐसे कोई पर्वत पहाड़ी है, यहाँ से सभी नदियाँ जो होती है एक दूसरे के समांतर निकलती हैं। कैसे निकलती हैं, ये नदियाँ यहाँ से समांतर निकलती हैं। कोई पर्वत पहाड़ी या शिखर है, जैसे आप पश्चिमी घाट देख लो, पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं और अरब सागर में जाके मिलती हैं, कौन किधर किस साइड में चल रही है, ये अरब सागर है, ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये आपकी पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं वो कैसे आकृति बनाती हैं, समांतर प्रतिरूप बनाती है, समांतर प्रतिरूप बनाती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। देखो सब एक दूसरे के पैरेलल है ना, एक दूसरे के पैरेलल में सभी है। ठीक है, तो इनकी जो आकृति दिखाई दे रही है, कैसे दिखाई दे रही है, एक पैरेलल, एक दूसरे के समांतर है, और यहाँ से जाके उसी के अरब सागर मिल जाती है। तो समांतर प्रतिरूप का मतलब क्या है, एक दूसरे के समांतर चलती है ये सभी नदियाँ। उदाहरण के रूप में आप कह सकते हो कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ, पश्चिम घाट से प्रवाहित नदियाँ जो अरब सागर में जाके गिरती हैं। कहाँ मिलती है सब, अरब सागर में जाकर मिलती है। ठीक, अरब सागर की नदियाँ हैं जो अरब सागर में जाके गिरती है, और पश्चिमी घाट से सारी नदियाँ निकलती हैं। इनकी आकृति जो बनती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। पूर्व की साइड से निकल रहा है, जैसे गोदावरी है, पश्चिमी घाट से प्रवाहित नदियाँ अरब सागर में गिरती है, पश्चिमी घाट से, तो पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियाँ जो है, जैसे पश्चिमी घाट आपका ये कल पढ़े थे, तो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, ये इस दिशा में जाती है अरब सागर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पश्चिमी घाट के पश्चिम दिशा से निकल रही है। पूर्व दिशा में तो गोदावरी, गंगा, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये तो नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पश्चिम दिशा में जाकर अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ जो होती है, इनकी जो आकृति बनती है वो कैसी होती है, वो समांतर होती है। जबकि पूर्व की दिशा में निकलने वाली नदियाँ जो होती है उसमें देखो आकृति जो बनती है ना, जैसे गोदावरी है तो उसकी आकृति जो होती है वो डेंड्रेटिक होती है, ध्रुमाकृतिक, मतलब वृक्षनुमा आकृति बनाती है। क्योंकि अभी इसमें तो इसमें सहायक नदियाँ कम है, इनकी सहायक नदियाँ नहीं है, तो इनकी सभी आकृतियाँ जो दिखाई दे रही है वो पैरेलल दिखाई देती है। अब इधर से गोदावरी में देखो, गोदावरी में कम से कम आप 10-15 नदियाँ कॉमन रूप से देखते हैं कि 10-15 सहायक नदियाँ, वैसे तो उनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ। तो जब ये इनकी आकृति पूरा हम देखते हैं तो वृक्ष की नुमा आकृति बनाती है। कैसे बनाती है, ये इसकी भी अलग आकृति है, यहाँ पे कोई सहायक नदी आई, इसकी सहायक नदी अलग है। जो ये आकृति बनती है वो कैसे बनती है, वृक्ष की नुमा। तो जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियाँ पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी में जाती है वो वृक्षनुमा आकृति बनाती है। किंतु अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ पश्चिमी घाट से ही निकल रही है किंतु अरब सागर में जा रही है। इनकी सहायक नदियाँ कम होने के कारण इनकी जो आकृति दिखाई दे रही है एक पैरेलल दिखाई देती है, समांतर दिखाई देती है, एक ही जगह से दोनों निकल रही है। एक पूर्व की साइड में जा रही है बंगाल की खाड़ी में मिलने, किंतु उसकी सहायक नदियाँ ऐसी हैं कि जो जाल बनाती हैं वो वृक्ष के नुमा बनाती है, तो उनका वृक्ष नुमा में पड़ते हैं। किंतु अगर पश्चिमी घाट से अरब सागर में कोई नदी जाके मिल रही है तो उसका जो आकृति देखते हैं या प्रतिरूप देखा जाता है वो कैसे दिखाई देता है, समानांतर दिखाई देता है। ठीक, तो याद रखना कि अगर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पूछा जाएगा तो इसका मतलब ये बीच वाला गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती हैं उनकी आकृति कैसे होती है तो क्या बोलेंगे, वृक्षनुमा आकृति या डेंड्रेटिक बोल सकते हो, ध्रुमाकृतिक, कुछ भी एग्जाम में आ सकते, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, डेंड्रेटिक, ध्रुमाकृतिक या वृक्षनुमा, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। ठीक है, किंतु प्रायद्वीपीय भारत में जो पश्चिमी घाट है आपका, पश्चिमी घाट से अरब सागर में जो मिलने वाली नदियाँ होती हैं
वो सब कैसी होती है? समानांतर में होती है। कैसी नदियां हैं उनकी आकृति कैसी है? समानांतर है। अब आप गंगा को देख लो, गंगा की जितनी भी नदियां हैं, गंगा की सहायक नदियां जितनी भी हैं, वो एक दूसरे के क्या है? वृक्षनुमा आकृति बनाती है। जैसे गंगा नदी है, इसकी सहायक नदी है, मान लो यमुना आई, यमुना की भी सहायक नदी है, कई सारी निकल रही है, इसकी भी कोई अलग सहायक नदी है, तो ये आकृति कैसी बन रही है? वृक्षनुमा ही आकृति बनती है। कैसी बनती है? वृक्षनुमा बनती है। अब इधर से मान लो कोसी आई, इधर से गंडक आया, इधर भी इनकी अलग अलग सहायक नदियां हैं, बागमती भी है सहायक नदी है, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो क्या नाम, अजय नदी है जो कि बिहार में ही जाके मिलती है, अजय है, फाल्गु है, निरंजना है, तो अलग अलग नदियां आके मिलती हैं, तो इनकी भी अलग अलग सहायक नदी होती है। जैसे गंगा की एक सहायक नदी है गोमती है, गोमती है, ठीक है, गोमती आके ऊपर से मिल रही है, ठीक है, गाजीपुर में जाके मिलती है गोमती नदी। हाँ, गोमती नदी जो है पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है, जो कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली एकमात्र नदी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलती है गोमती नदी, वो भी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से निकलती है। अब वो नदी आके सीधा मिल रही है, तो दिख रहा है कि वो पैरेलल मिल रही है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे काट रही है, किंतु इसकी भी कई सहायक नदियाँ हैं, सही है, ठीक है, इसकी एक सहायक नदी सही है, गोमती की सहायक नदी, इसकी भी कई सहायक नदियाँ हैं। तो जब ये पूरी आकृति हम देखते हैं, पूरी आकृति देख के बताएंगे ना, पूरी अपवाद तंत्र की बात कर रहे हैं, तो इनकी जब आकृति बनती है गंगा नदी की, वो एक जालीनुमा, सॉरी वो वृक्षनुमा बनती है। कैसी बनती है? वृक्षनुमा आकृति बनती है। तो गंगा नदी की सहायक जो तो पूरा अपवाद तंत्र होता है वो कैसा होता है? वृक्षनुमा। प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है? वृक्षनुमा प्रायद्वीपीय भारत में। किंतु प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट से अरब सागर में मिलने वाली जो नदियां हैं वो समानांतर आकृति बनाती है, अलग अलग है। एक बार इसका देख लो ना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इनकी आकृति से पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कैसी आकृति बनाती हैं, या गंगा नदी अपवाद तंत्र कैसा बनाता है, या अमरकंटक की पठार से पर्वत से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो कैसी आकृति बनाती हैं। तो अमरकंटक के पठार पर्वत है, तो पर्वत से निकलने वाली नदियाँ जो बनाएंगी वो अरी आकृति बनाएंगी। किसी झील में आके सारी नदियाँ अगर मिल रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अभिकेंद्री बोलेंगे। एक दूसरे के समानांतर चल रही है तो समानांतर आकृति बोलते हैं, ठीक है। आगे जो पढ़ना है, जैसे कुछ नदियां क्या है, एक सिक्वेंट होता है, एक होता है इनसिक्वेंट। सिक्वेंट मतलब क्या? क्रमवर्ती, और एक होता है अन मतलब अक्रमवर्ती, जो क्रम से ना हो, मतलब विपरीत क्रम में मिलती है। वो स्थलाकृति की क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। जैसे किसी भी स्थान की ऊंचाई, कोई भी नदी है वो ऊंचाई से गहराई की तरफ, मतलब आगे जहाँ पर ढलान होगा ढाल प्रवणता की तरफ आगे बढ़ती है। अब कुछ होती है उसका रूट फॉलो नहीं करती, अपोजिट डायरेक्शन में आके मिलती है। स्थल की जो आकृति है उस पर निर्भर नहीं करती है, उनका प्रवाह प्रतिरूप जो होता है स्थल पर निर्भर नहीं करके उसके अपोजिट दिशा में, मतलब विपरीत क्रम में प्रवाहित होती है, उनको बोलते हैं इनसिक्वेंट। तो एक होता है क्रमवर्ती, दूसरा क्या है? अक्रमवर्ती। क्रमवर्ती नदियां, और दूसरा जो होता है वो अक्रमवर्ती। इनको बोलते हैं सिक्वेंट। ये सिक्वेंट है, ये इनसिक्वेंस है। इसको क्या बोलते हैं? इनसिक्वेंट। जो सिक्वेंट होती हैं इनको भी दो पार्टों में पड़ता है। अगर नदियों का जो क्रम है एक स्थल का प्रतिरूप जो है स्थल को फॉलो करती है, मतलब स्थल के ढलान के अनुसार बहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिक्वेंट बोलते हैं। और सिक्वेंट जो होती है दो होती है, एक होता है कॉन सिक्वेंट, एक होता है कौन सा? जो अनसिक्वेंट मतलब कॉन सिक्वेंट होता है उसको बोलते हैं मुख्य सहायक नदी। एक होती है मुख्य सहायक नदी, ठीक है, जैसे कोई गंगा नदी है, गंगा नदी की जो मुख्य सहायक नदी है वो कौन कौन सी? जैसे यमुना है, वही की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। गोमती हो गया, गंडक हो गया, घाघरा हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, ठीक है, महानंदा उसकी सहायक नदी, महानदी अलग है। तो ये सब क्या है? गंगा नदी में सीधे आके मिलती है, ये किसी और की सहायक नदियाँ नहीं है। जैसे अब कोई चंबल पूछा जाए तो चंबल क्या गंगा की सहायक नदी है? मुख्य सहायक नदी है? मुख्य सहायक नदी नहीं है, किंतु वो यमुना की सहायक नदी है। तो क्या होगी? एक तरह से परवर्ती सहायक नदी होगी। क्या होगी? परवर्ती मतलब सहायक नदी की
सहायक नदी, इसको क्या बोलते हैं? सहायक नदी की सहायक नदी बोला जाता है। तो एक होता है आपको क्या है, क्रमवर्ती नदी, दो है अलग अलग, इसको भी दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अनुवर्ती, समानांतर अनुभाग प्रतिरूप के अंदर वाला कहीं है ना ये? कौन सा? क्रमवर्ती आप बता रहे क्रमवर्ती। नहीं ये अलग है। अलग से? अब अलग से प्रतिरूप बता रहा हूँ कि कुछ ढलान या स्थल रूप को फॉलो करते हुए चलती है, क्रम में चलती हैं सभी नदियाँ, और कुछ क्या है क्रम को फॉलो नहीं करती है, तो उसको हम अक्रमवर्ती मतलब इनसिक्वेंट बोलते हैं। और जो क्रम को फॉलो करते हैं, जो स्थल के अनुसार चलती हैं, स्थल की डायरेक्शन जैसी है उसके अनुसार चलती है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रमवर्ती। और कुछ जो है स्थल का जो आकृति है उस पर उसको फॉलो ही नहीं करती, जैसे आपकी जैसे सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, बीच में क्या थी, ऊंचाई पे पर्वत पहाड़ थे, उनको काट के आगे बढ़ी है, तो वो स्थल के प्रतिरूप को पर निर्भर नहीं करते हैं, वो अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। ठीक है, वो उनका ढाल प्रवणता कितने हैं इन सब बातों पर निर्भर नहीं करता उनका। ठीक है, उनको बोलते हैं अक्रमवर्ती, जो इनसिक्वेंट है, जो स्थल के अनुरूप चलती है। जैसे कुछ होता है, कुछ रूल बन गया उसी के आपको अनुरूप चलना है, उसके आप विपरीत नहीं चल सकते। तो मतलब एक स्थल के जो प्रतिरूप होता है उसी के अनुरूप अगर चल रही है, एक समान चल रही है, जैसे नदी के ढलान, जैसे गंगा नदी है, अब ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर गहराई बढ़ रही है, ऊंचाई उत्तर में ऊंचाई ज़्यादा है और दक्षिण में गहराई कम, उसी के अनुरूप आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रमवर्ती, क्रम से चल रही है। अब कोई क्या होंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ऊंचाई और उनकी गहराई से उनका मतलब नहीं है किस दिशा में ऊंचाई है या किस दिशा में ऊंचाई कम है या ज़्यादा है, उसको बोलते हैं अक्रमवर्ती होते हैं। इसमें पहला क्या है? अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब ही है कि मुख्य सहायक नदी। क्या है? मुख्य सहायक नदी, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर, अनुवर्ती नदियां। अनुवर्ती नदियों का मतलब क्या होता है? मुख्य सहायक नदी। किसी भी नदी की, किसी भी मुख्य नदी की जो मुख्य सहायक नदियां होती है उसको क्या बोलते हैं? अनुवर्ती बोलते हैं। ये मुख्य सहायक नदियां होती है। क्या होती है? ये मुख्य सहायक नदियां होती है। ध्यान रखना, जैसे गंगा नदी है, गंगा की मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी है? यमुना हो गया, रामगंगा हो गया, गोमती हो गया इत्यादि। ठीक है, ऐसे ही सिंधु नदी का भी देख लेंगे, ब्रह्मपुत्र का भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये मुख्य सहायक नदी की मुख्य नदी की मुख्य सहायक नदी होती है। कोई भी मुख्य नदी है उसकी मुख्य सहायक नदी होती है। ऐसे अगला है परवर्ती। परवर्ती मतलब क्या होता है? सब सिक्वेंट इसको बोलते हैं, अर्थात सहायक नदी की भी सहायक नदियां जो होती है उनको क्या बोलते हैं? परवर्ती बोलते हैं। परवर्ती नदियां इसी को बोलते हैं सब सिक्वेंट। ये सहायक नदियों की सहायक नदी होती है। जैसे गोमती की सहायक नदी सही है, यमुना की सहायक नदी चंबल, सोन, ठीक है, सॉरी चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ये सब क्या है? सहायक नदियों की सहायक नदी है। अब यमुना जो है किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक और यमुना की भी सहायक नदियाँ जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? परवर्ती से सबसिक्वेंट कहलाती है। उनको क्या बोलते हैं? सबसिक्वेंट बोलते हैं। जो किसी मुख्य सहायक नदी की सहायक नदियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? परवर्ती। उदाहरण में आप चंबल का लिख सकते हो, चंबल है, सिंध है, केन है, बेतवा है, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं, और यमुना जो कि गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो परवर्ती, अनुवर्ती ये समझ में आया कि किसी परवर्ती बोलते हैं, सबसिक्वेंट या कॉन्सिक्वेंट कौन कौन सी होती है। अगला क्या है? अक्रमवर्ती मतलब इनसिक्वेंट, जो इनको फॉलो नहीं करती, स्थल की आकृति को फॉलो नहीं करती, उनके विपरीत क्रम में प्रवाहित होती हैं, उसको बोलते हैं अक्रमवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्रमवर्ती बोलते हैं।
अक्रमवर्ती नदियाँ मतलब इनसिक्वेंट रिवर की बात हो रही है। इनसिक्वेंट है ये, इसको इंग्लिश में इनसिक्वेंट बोलते हैं। पिछला वाला जो था सिक्वेंट था। सिक्वेंट को भी दो पार्ट में बांटा गया था, कॉन्सिक्वेंट एंड सबसिक्वेंट। ठीक है, अब ये इनसिक्वेंट नदियाँ जो होती है इनको भी हम दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। ये इनसिक्वेंट का मतलब ही क्या था, होता है कि जो ढाल के अनुरूप प्रवाहित नहीं होती, जो नदी जो भूमि की ढाल है उसके विपरीत क्रम में प्रवाहित होती है। ठीक है, इसमें होता है एक आपका अध्यारोपित नदियाँ। कौन सी नदियाँ? अध्यारोपित नदियाँ। एक होता है आपका पूर्ववर्ती नदियाँ। कौन सी नदी? पूर्ववर्ती नदियाँ। ठीक है, एक होता है अध्यारोपित। अध्यारोपित व सुपर इम्पोज्ड, क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोज्ड होती है, एक दूसरे के ऊपर ही अध्यारोपित होती है, इनको बोलते हैं अध्यारोपित नदियाँ। जो क्योंकि ढाल की प्रवणता के अनुरूप प्रवाहित नहीं होती, ऐसी नदियों को बोलते हैं अध्यारोपित नदियाँ। ठीक है, अध्यारोपित नदियाँ क्या होती है? जो ढाल की प्रवणता के अनुरूप प्रवाहित न होकर उसकी विपरीत क्रम में प्रवाहित होती है, उनको अध्यारोपित बोलते हैं। जबकि पूर्ववर्ती क्या होती है? ऐसी नदियाँ जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले, ठीक है, हिमालय की इसका अक्रमवर्ती में ही क्यों लिखा गया? क्योंकि ये ढाल की प्रवणता के अनुरूप न प्रवाहित होकर जो भी उसके रास्ते में आता है उसको काटते हुए फिर अपना रास्ता बनाते हुए आगे निकलती है। ठीक है, अपना रास्ता ये स्वयं बनाती है। ढाल की प्रवणता क्या है इस बात पे वो निर्भर नहीं करती है। नदियों का इतना वेग अधिक होता है, उनकी गति इतनी ज़्यादा होती है कि आगे आने वाले रास्ते में अगर कुछ भी हिमालय पर्वत भी पड़ रहा है या कोई भी पहाड़ी या चोटी पड़ रही है उसको भी काटते हुए अपना रास्ता बना लेती है। तो पूर्ववर्ती नदियों में हम जैसे पढ़ते हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। ये कैसी नदियाँ होती हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं, अर्थात ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले है और अपना रास्ता हिमालय को काट कर बनाती हैं। जो सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, सब कैसी नदियाँ हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ हैं जो अपना रास्ता हिमालय को काट कर बनाई हैं। इनको जो है पूर्ववर्ती नदियों में रखा गया। ये तीनों नाम पूछा जाता है, कौन कौन सी? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जो पर्वतों को काट कर गार्ज बनाती हैं। और गार्ज क्योंकि पर्वत को जब काटेंगी ऊंचाई से नीचे करेंगे तो क्या बनाएंगे? तब गार्ज बनता है। जैसे सिंधु नदी का गार्ज बताया था कुछ दिन पहले, बुंजी गार्ज एक बनता है। ठीक है, लद्दाख में बुंजी गार्ज करके है, जहाँ पे ये सिंधु नदी सबसे ऊंचाई से गिरने वाली एक गार्ज बनाती है जो 5200 मीटर की है। बुंजी गार्ज जो है कितने मीटर का है? 5200। किसी भारत में सिंधु नदी के द्वारा बनने वाला ही गार्ज सबसे बड़ा गार्ज है। सबसे ऊंचाई से देखा जाए इसकी गहराई जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। सबसे गहरा गार्ज जो नदी बनाती है भारत में कौन बनाती है? सिंधु नदी। 5200 मीटर, 5200 मीटर की गहराई वाला गार्ज बनाती है। गार्ज मतलब ऊंचाई से गिरने वाला जल। ठीक है, ऊंचाई के साथ में नदी को काटते हुए पर्वतों को काटते हुए जो नदियाँ होती हैं वो आगे बढ़ती हैं, तो उसको हम बोलते हैं गार्ज बोलते हैं, जो 5200 मीटर का बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? सिंधु नदी बनाती है। ठीक है, इसको देखिएगा, इसमें लिखिए कौन कौन सी नदियाँ थी? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। इसको याद रखना है, ठीक है, पूछा जाता है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये जो है ये हमेशा एग्जाम में आता है। इसमें आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं आपका दामोदर नदियाँ है, दामोदर, सोन, और जैसे आगे बढ़ेंगे महानदी इत्यादि जो नदियाँ इस क्षेत्र पूर्ववर्ती नदियाँ जो पूर्व की दिशा में आपको झारखंड, और उड़ीसा वगैरह के क्षेत्र में दिखाई देती हैं, उनको क्या बोलते हैं? अध्यारोपित यानी सुपर इम्पोज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोज्ड। जबकि ये पूर्ववर्ती नदियाँ जो होती हैं इनको बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं। एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं, अर्थात पूर्ववर्ती नदियाँ। ठीक है, इनको पूर्ववर्ती नदियाँ बोलते हैं। और ये अपने रास्ते में पड़ने वाले पर्वत पहाड़ ये को काट कर गार्ज का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती हैं, जिसमें आप सिंधु नदी के गार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पूर्ववर्ती नदियाँ एंटीसीडेंट जो होती हैं, एंटीसीडेंट इसको बोलते हैं। ये रिवर्स हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्ववर्ती नदियों की उदाहरण है? तो क्या होगा? सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र कोई भी ऑप्शन में रहेगा। और ये पक्का एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जिसकी घाट प्रवणता मतलब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है ना,
हाँ, ढाल कोणता कोई ढाल का अनुसरण नहीं करती है। अध्यारोपित का मतलब यहाँ पे क्या है, ये ढाल का अनुसरण नहीं करती है। जो भी ढाल है उसका अनुसरण न करके उसके विपरीत दिशा में क्रम में बहती है, तो ये ढाल का अनुसरण नहीं करती। ये नदियाँ जो भी स्थलखंड है उसके ढाल का अनुसरण नहीं करती है, जो सुपर इम्पोज नदियाँ होती हैं। पूर्वारोपित बोलते हैं, अध्यारोपित बोलते हैं इसको। इसको हम पूर्वारोपित भी बोल सकते हैं या अध्यारोपित भी बोलते हैं, ठीक, अलग अलग नाम। पूर्वारोपित भी बोलते हैं। अगला जो है हिमालय भारत की नदी अपवाह तंत्र है। इनको भी हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो हिमालय नदी अपवाह तंत्र, दूसरा जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत की है। कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की है, और एक हिमालय नदी अपवाह तंत्र है। हिमालय नदी अपवाह तंत्र, दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय भारत। हिमालय नदी अपवाह तंत्र क्या होती है? तो हिमालय नदी जो अपवाह तंत्र है, हिमालय नदी अच्छा वो ऐसे ही, ठीक है। हिमालय नदी अपवाह तंत्र में जो नदियाँ होती हैं, यहाँ की जो नदियाँ होती हैं वो 12 मासी होती है। कैसी होती है? 12 मासी होती है। अर्थात ये नदियाँ पर्वत या हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। पर्वत से निकलती हैं। पर्वत मतलब कौन सा? हिमालय पर्वत से, ठीक है। हिमालय नदी इसको इसीलिए कहा गया है। ये 12 मासी होती हैं। और जब 12 और दूसरे 12 मासी होने का कारण क्या है? एक तो ये ग्लेशियर के पिघलने से बनती है, दूसरा इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है, वर्षा और ग्लेशियर दो कारण होते हैं। तो अगर ग्लेशियर पिघल रहा है तो भी जल इनको मिलता है, और वर्षा ऋतु में इनको जो है बारिश के जल से भी इनको जल प्राप्त होता है। इसीलिए ये जो नदियाँ होती हैं, अर्थात हिमालयी नदी जो तंत्र पढ़ते हैं, वे सभी नदियाँ जो होती हैं 12 मासी होती है। कैसी होती हैं? 12 मासी होती हैं। और जो इसके अपोजिट में जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, यहाँ पे कोई ग्लेशियर नहीं है, क्योंकि पर्वतों की ऊंचाई इतनी नहीं है कि उनको बर्फ वहाँ पे मिल सके, ज़्यादातर ग्लेशियर कोई हो जो आपको पश्चिमी घाट में नहीं दिखाई देता है, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में जैसे आप चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, इसके अलावा गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। इनको जो जल प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? सिर्फ वर्षा के जल पे निर्भर होती है। अर्थात जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है वो कैसी होती है? 12 मासी नहीं होती है, ठीक है, वो मौसमी होती है। किस पर निर्भर करती है? मौसम पर निर्भर करती है, अर्थात वर्षा ऋतु पर निर्भर करती है। जैसे आपका हिमालय नदी तंत्र है, इसमें हिमालय नदी तंत्र में 3 नदी तंत्र पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक तो आप सिंधु नदी तंत्र पढ़ते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। हिमालय नदी तंत्र कैसा होता है? ये 12 मासी होता है। ये 12 मासी होते हैं। कारण क्या है? इनको वर्षा से भी जल प्राप्त होता है, और किससे मिलता है? ग्लेशियरों के पिघलने से मिलता है। किससे? ग्लेशियर के पिघलने से। इनको जल के प्राप्त होती है। और जब यहाँ से कोई नदी निकलती है तो क्या बनाती है? क्या क्या बनाती है? एक तो वी आकार की घाटी बनाती है, तो गार सुना रही है, वी आकार की घाटी बनाती है, ठीक है, गार वी आकार की घाटी। इसके अलावा क्या बनाती है? जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात वाटरफॉल, क्षिप्रिका बनाती है, और आगे बढ़ते हुए ये मैदानी भाग में जब पहुंचती है तो गोखुर झील बनाती है, गोखुर झील का निर्माण करती है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में आपको क्या
दिखाई दे रहा है, डेल्टा का निर्माण होता है। क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये सब नदी तंत्र के जो हिमालय नदियां हैं वो ये सब आकृतियां बनाती है। सब क्या है? आकृति है एक तरह से, मतलब हिमालय नदियां को जो नदियां होती हैं विभिन्न क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बनाती है ना, स्थलाकृति। तो ये विभिन्न स्थलाकृतियां हैं जो हिमालय नदी के द्वारा बनाई जाती हैं। इसमें आप गार्ज पढ़ते हो, वी आकार की घाटी है, जलप्रपात, छिप्पिका, गोपुर झील, डेल्टा। ये पहले आप पढ़ चुके हो ना टोपोलॉजी वाले चैप्टर में, ठीक है, कि स्थलाकृतियां कैसी होती है। जो नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां ये सभी एग्जाम पूछी जाती है कि नदियों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति कौन सी है, सागर के द्वारा बनने वाला स्थलाकृति या पवनों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये नदियों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, इनको अलग से याद रखना, ठीक है। इसके अलावा एक बाकी बाढ़कृत मैदान बनता है। बाढ़कृत मैदान मतलब कुछ ऐसे मैदान क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बाढ़ का जल इकट्ठा होता है, ठीक है, बाढ़ का जल इकट्ठा होता है और यहाँ पे नदियाँ जो है विसर्प भी बनाती है। तो मैदानी भाग में पहुँचती है तो विसर्प का निर्माण करती है। विसर्प का मतलब क्या है? उनकी आकृति जो है सांप की आकृति के समान होती है। ये सर्प सांप है ना, सर्प की आकृति के समान इनकी आकृति हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं विसर्प का निर्माण करती है। तो विसर्प वगैरह ज्यादा पूछा था एग्जाम, थोड़ा सा हट गया है। विसर्प, वी आकार, गाज, छिप्पिका, ये थोड़ा सा हट के नाम। यही जैसे आपका जो वाटरफॉल है, छिप्पिका में क्या होता है? स्थलीय भाग में होते हैं और ये ऊंचाई से गिरती है नदियाँ। जाल नुमा इनकी भी आकृति होती है अलग। जैसे कोई नदी आ रही है, यहाँ से कोई अलग नदी है, पर्वतीय क्षेत्र में नदियाँ हैं, जो आपकी जलप्रपात होता है, क्या होता है? जलप्रपात ऊंचाई के साथ गिरती है। तो अगर वही ढलान जो है थोड़ा कम होती है, छोटी होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? छिप्रिका। तो छिप्रिका का जो बड़ा रूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। और जलप्रपात के छोटे रूप को छिप्रिका के नाम से जानते हैं। छिप्रिका एक तरह से जलप्रपात, ये इसका बड़ा आकृति होता है छिप्रिका। छिप्रिका की बड़ी आकृति जो होती है, बड़ा रूप जो होता है जलप्रपात होता है। इसके बाद इसमें 3 नदी तंत्र पढ़ना है। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा आपका गंगा नदी तंत्र, और तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये 3 नदी तंत्रों के बारे में पढ़ना जो हिमालय से निकलती है। किससे निकलती है? तीनों हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और इनके तंत्र मतलब क्या है? इनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां होती हैं, किस क्षेत्र में ये प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय को पढ़ना है। तो ये कल पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको जो है कल बताएंगे और मैप के माध्यम से बताएंगे इसको, ठीक है।